सो हेलो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूँ कि केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या होता है। ये काफ़ी आसान है यार। इसमें चीज़ों को पढ़ना है, जैसे प्लैनेट्स जो रोटेट कर रहे हैं सन के अबाउट, अर्थ के अबाउट सैटेलाइट्स रोटेट कर रहे हैं। जैसे में कि नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास मून है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो वो सब जब रोटेट कर रहे हैं तो उनके बेसिस पे केपलर्स के 3 लॉ वहाँ पे वैलिड होते हैं, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी आसान है बच्चों, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं बच्चों कि सपोज डैट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में अवेलेबल हैं वो सारे तो सन के अराउंड मूव कर ही रहे हैं, मतलब वो रिवॉल्यूशन हो रहा है उनका। और द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अभी बोला मैंने, अर्थ के अराउंड भी कुछ चीज़ें घूमती रहती हैं। देन द प्लेनेटरी मोशन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ केपलर लॉज। अगर आप प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उनका, उनके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ये केपलर्स के 3 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट उसमें हेल्प करेंगे। तो हेल्प क्या करते हैं, देखिए बेसिकली ये जो 3 लॉज इन्होंने दिया था, एक्चुअली में ये लॉज बच्चों बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारा जो है ना जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स वगैरह जो भी हैं, सारे के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करके, सारा का कैलकुलेशन करके, सारे के बारे में जानकर, और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पे वैलिड हो जाती हैं। जो लॉज देते हैं वो बहुत सारी चीज़ें पे वैलिड हो जाती हैं, इसीलिए उसे लॉ बना दिया जाता है। आ रहा है समझ में? तो उसमें बहुत सारा चीज़ें करने के बाद आता है, तो उसमें आपको ऐसे ये नहीं समझना है कि ये कैसे आ गया। वो सारा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे पहले, तब जानेंगे ये कैसे आया। तो बच्चों करने के बाद ही आया है। आगे आप सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी आपको जानना जरूरी है ना? तो अभी हम जान लेते हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि केपलर्स लॉज के बारे में। यही चीज़ बोला जा रहा है ना, कि जैसे मान लेते हैं कि ये सन मैंने बना दिया, ये सन बना दिया, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे से प्लैनेट सब घूमते रहते हैं, है ना बच्चों? छोटे छोटे से सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड सब घूमते रहते हैं। ये छोटा सा प्लैनेट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना? इन सब इसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो काफ़ी आसान है बच्चों, इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब प्लैनेट्स मान लेते P1 प्लैनेट्स, P2 प्लैनेट्स, P3 प्लैनेट्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो इसी पे हम लॉ जो आ रहा है अभी मैं बता रहा हूँ, उसको हम लोग देख लेने वाले हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये तो बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। तो ये केपलर्स का लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता है। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ईच प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। पता है हमको, सारे प्लैनेट सन के अराउंड तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इलिप्टिकल पाथ में भी मूव करते हैं विद द सन एट इट्स फोकस। इलिप्टिकल आपको समझ में आ रहा है बच्चों? इलिप्टिकल एक्चुअली में है क्या, इलिप्स है। इलिप्स आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आई थिंक, कि इलिप्स क्या होता है। इलिप्स कुछ इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, इलिप्स कुछ इस टाइप का शेप होता है, और इधर बोल देते हैं ये मेजर एक्सिस होता है, ये इसका ऊपर का वर्टिकल एक्सिस जो माइनर एक्सिस की तरह काम करता है। ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं। तो आपको याद होगा बच्चों, इसमें 2 फोकस होते हैं। एक ये फोकस होता है, F1 मान लेते हैं, ये एक फोकस दूसरा F2 होता है। सेंटर इसका बीच में होता है, जो अभी हम C से बता रहे हैं। और इसका इस पॉइंट से दूरी, इस पॉइंट तक, मतलब ये बड़ा सा दूरी जो होता है इसका, इसको बोलते हैं 2A। और यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी जो होती है, छोटा वाला, इसको 2B बोल देते हैं। तो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 2B है, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा सा B हो जाएगा, और ये छोटा सा B हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना। और ये 2A है यहाँ से यहाँ तक, तो ये छोटा सा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये छोटा सा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो एक्चुअली में यही इलिप्स होता है। इलिप्स का एक और बात बता देता हूँ। इलिप्स का एरिया जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, πAB होता है। ठीक है, ये आप मैथ्स में देखेंगे बच्चों, लेकिन अभी हमको इसका जानकारी का यूज करना है, इसीलिए हम अभी आपको बता दिए ये सारी चीज़ें। तो इसका फोकस जो होता है ना, ये इसका फोकस यहाँ पे मान लेते हैं कि सन होता है, और प्लैनेट्स इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो ये इलिप्स बन गया। सन यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लैनेट कोई है, तो प्लैनेट इसके इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है। देख रहे हैं, इलिप्टिकल मतलब अंडाकार। अंडा क्या होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, गोल नहीं होता पूरा। अंडा जो होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है। तो वही बोल रहा है कि सन के अराउंड कुछ जो प्लैनेट्स हैं उस सर्कुलर पाथ में भी मूव करते हैं, और कुछ जो है इलिप्टिकल पाथ भी फॉलो करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इलिप्टिकल पाथ में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं बच्चों कि जब वो सन जो है ऐसे है, और चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं मतलब कि ये सर्कुलर पाथ है। अभी बोला ना, या तो सर्कुलर हो सकता है, या तो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। तो मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई प्लैनेट बना दिया, प्लैनेट है, और ये हमारे पास क्या है, ये सन है। ठीक है, तो सन से इसका कुछ दूरी होगा, r डिस्टेंस पे होगा, और ये ऐसे करके चक्कर लगा रहा है ना बच्चों?
ये ऐसे करके गोल गोल रिवॉल्यूशन इसका हो रहा है। तो कुछ प्लैनेट सर्कुलर भी पाथ फॉलो करते हैं, तो उनको भी देखेंगे, लेकिन अभी एक और देख लेते हैं जो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। इलिप्टिकल का मतलब समझिए ऐसे, इलिप्टिकल पाथ मतलब कि ये हो गया, मान लेते हैं कि ये इसका मेजर एक्सिस हो गया, ये इसका माइनर एक्सिस हो गया, और सन कहाँ पे होता है, फोकस पे बच्चों, कहीं एक ही जगह, सन तो एक ही जगह बनाएंगे ना, तो सन मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सन जो है यहाँ पे अवेलेबल है, प्लैनेट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, और प्लैनेट जो ये पी प्लैनेट है ये ऐसे करके चक्कर लगा रहा है बच्चों, है ना, ऐसे करके चक्कर गोल गोल ये घूमता जा रहा है इस ऑर्बिट पे, है ना, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो यही बोलता है, पहला लॉ बिल्कुल सिंपल सा है, ये बोलता है कि केपलर्स का पहला लॉ, कोई प्लैनेट जो होते हैं, जैसे सन मान लेते हैं, सन के अराउंड जो प्लैनेट घूमते हैं वो या तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अगर इलिप्टिकल में घूमता है तो फोकस पे ही सन अवेलेबल होता है, सेंटर पे नहीं होता है, ये बात ध्यान देना है, सेंटर पे नहीं होता है बच्चों, फोकस पे अवेलेबल होता है। आ रहा है समझ में? कभी यहाँ पे देख रहे हैं इस सेंटर से इसका डिस्टेंस अभी आ रहा है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो इसका डिस्टेंस अभी यहाँ पे आ रहा है, अगर यही प्लैनेट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसका सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो ये घट गया, मतलब कि डिस्टेंसेज वो तो घट सकते हैं, है ना, ये आर डैश हो गया, सेंटर से सन से डिस्टेंस इसका घट सकता है, और सन से डिस्टेंस इसका कहीं पे बढ़ भी सकता है। मौसम वगैरह भी चेंज होने का यही सब कारण होता है। ये पूरा 365 दिन जो पूरे साल होता है, तो पूरे साल में प्लेनेट यहाँ से चल के फिर ऐसे ऐसे गोल गोल यहीं पे आ जाता है ना, तो कभी इसका डिस्टेंसेज दूर चला जाता है, कभी डिस्टेंसेज इसका पास आ जाता है। आई थिंक क्लियर होगा, बेसिक बेसिक जानकारी है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सेकंड लॉ भी और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ पे बोला जाता है कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, इसको आप सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, सेकंड लॉ। इसमें एरियल वेलोसिटी के बारे में चीज़ें बताई जाती है। बोला जाता है कि सपोज अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक है, फिर मान लिए एट एन इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज भी, किसी इंस्टेंट पे उस प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहा है ऐसे ऐसे, इसका वेलोसिटी भी है। ओके, और एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ओके, एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ये मान लेते हैं कि थीटा है, यहाँ पे दिखा नहीं पाया हूँ मैं, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है बच्चों। इन dt टाइम, किसी dt टाइम, किसी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे इट मूव्स बाय अ डिस्टेंस v dt, बिल्कुल आसान है, v से कोई चीज़ मूव कर रहा है बच्चों, v से कोई चीज़ मूव कर रहा है, तो यहाँ से जाते 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 ये यहाँ पे पहुँच गया, किसी t टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो ये पूरा दूरी कितना चला, पूरा ये डिस्टेंस कितना चला d, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल बराबर दूरी मतलब दूरी बटा समय मतलब dt चला था, dt टाइम पे चला था, तो दूरी कितना हो जाएगा v dt, यही चीज़ बोल रहा है। तो इट मूव्स थ्रू द डिस्टेंस v dt, और v dt ही तो चला है, सिंपल सी बात है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी क्या हो गया, समय गुने चाल, तो हमने dt जो टाइम था और चाल वेलोसिटी भी था, तो दोनों को गुना कर दिया, डिस्टेंस आ गया। तो ड्यूरिंग dt टाइम, जो dt टाइम में वो चला है, एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर के द्वारा एरिया स्वेप्ट हुआ होगा, विल बी OAB विच इज एज्यूम टू बी ए ट्राइंगल। बेसिक बेसिक जानकारी आपको पता हो जाएगा तो आप इसे भी कर पाएंगे। बोला ये जा रहा है बच्चों कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो सन है ये है, ये हमारे पास सन है और ये इलिप्टिकल पाथ पे ये घूम रहा है, ठीक है। अभी प्लैनेट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल था, ये प्लैनेट भी यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद ये ऐसे घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका सेंटर जो सन है, सन से कितना दूरी पे है, ये यहाँ पे इतना था, यहाँ पे चलते चलते आ गया तो इतना हो गया, सिंपल सी बात है बच्चों। ये जो है ये तो चल रहा है ना, ये ऐसे करके प्लैनेट ऐसे करके मूव कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, तो चलता जाएगा v वेलोसिटी से। तो अभी यहाँ पे t = 0 पे यहाँ पे है, और किसी टाइम इंटरवल पे तो आगे बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता कितना बढ़ा होगा, अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है, इतना बढ़ गया होगा। तो बोल रहा है कि जो r वेक्टर है ना, ये जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस ही तो है, ये जो r वेक्टर है, ये जो r वेक्टर है रेडियस वेक्टर है, ऐसे बोल सकते हैं हम बच्चों। यहाँ पे बोलेंगे तो रेडियस वा तो चेंज हो जाता है, थोड़ा इधर आएगा तो रेडियस वा तो चेंज हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, लेकिन हम ये dt टाइम पे ले रहे हैं, मतलब छोटे इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा, मतलब आपको दिखाने के लिए मैं बता सकता हूँ एकदम ऐसे, ये वाला एकदम यहाँ से यहाँ मूव किया, लेकिन हम दिखाने के लिए इधर तक ले आए हैं, एकदम छोटा सा इतना, तो इतना दूर में ये भी तो आ ही होगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाने में तो चेंज होगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चेंज हो जाएगा, लेकिन हम dt टाइम के लिए ले रहे हैं।
dt टाइम मतलब एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम मान लेते हैं कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज। छोटे से टाइम है ना बच्चों, 0.01 सेकंड के लिए कैसे चेंज हो जाएगा? यहाँ से यहीं तक ना बढ़ पाएगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ पाएगा, कहाँ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो मैं वही केस लेकर बना रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो बोल रहा है जो ये रेडियस वेक्टर के द्वारा एरिया स्वैप्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो ये एरिया स्वैप्ट हुआ, इसको एरिया बोल देते हैं। ये एरिया स्वैप्ट हुआ है बच्चों, ये वाला, ठीक है। ये जो एरिया स्वैप्ट हुआ है रेडियस वेक्टर के द्वारा, यहाँ पे था, ऐसे चला गया, तो इतना जो ये रेडियस रेडियस स्वैप्ट हुआ ना, इतना एरिया बन गया, ये एरिया है, ठीक है। आपको नज़र आ गया होगा। तो इसका एरिया बताना ये कितना होगा, ठीक है। मतलब एरिया का क्या रिलेशन होगा, कुछ क्या वैल्यू आएगा, वही बताना है। और ये बात लास्ट में बोला गया है कि जो रेडियस वेक्टर विल बी ओ ए बी विच कैन बी एज्यूम टू बी ट्राइंगल। ये एकदम छोटा सा जब लेंगे ना, एकदम छोटा सा बच्चों, एकदम छोटा सा, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, एक ऐसे करके ये ट्राइंगल बन जाएगा, ऐसे करके एक ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ओ ए बी, वही बोल रहा है, हम आगे अभी बनाने वाले, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इतना समझ जाइए। एक टर्म मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों, एक टर्म ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सन है, और सन के अराउंड जब ये चीज़ मूव कर रहा है ऐसे करके, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे पीछे बच्चों, तो आपको पता होगा कि जब चीज़ें घूमती है टॉर्क लगता होगा। टॉर्क के कारण ही तो चीज़ें बच्चों इधर से इधर घूम जाती है। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो चीज़ें चलती है, तो मोशन होता है, लेकिन जब टॉर्क लगाते हैं मतलब वही फोर्स ही लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगाने के कारण अगर चीज़ें घूम जा रही है, चल नहीं रही है, घूम रही है, तो वहाँ पे टॉर्क हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मान लेते हैं ना बच्चों, ये घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे कुछ फोर्स तो लग रहा होगा ना, तभी तो ये घुमा रहा है इसको। तो अंदर की तरफ तो आपको पता होगा सन अपने तरफ खींच ही तो रहा होगा चीज़ों को, फोर्स लगा के। मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर की तरफ खींच रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर की तरफ खींच रहा होगा। बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ में लगता है, मान लेते हैं सन का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का मान लेते हैं, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, जिसके कारण ये चीज़ें घूम रही है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ही सोचिए टॉर्क क्या होगा यहाँ पे, टॉर्क, टॉर्क ऑन प्लैनेट। मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों, ये मैं अभी बताऊंगा। टॉर्क ऑन प्लैनेट ड्यू टू सन, ड्यू टू सन, क्योंकि ये चीज़ जानना आपको जरूरी है। टॉर्क ऑन प्लैनेट ड्यू टू सन, सन की वजह से इस प्लैनेट पे टॉर्क कितना होगा। सन को मैं ओ पॉइंट पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर मतलब ये रेडियस वेक्टर जो यहाँ पे इसकी दूरी ही तो होती है, यहाँ से इसकी दूरी होती है इस प्लैनेट की। तो अंदर की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है। अब मैं कैसे समझाऊँ, अंदर की तरफ बच्चों ऐसे करके है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है। और रेडियस वेक्टर कैसे है, देखिए रेडियस वेक्टर ऐसे है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है एफ जी, ठीक है। तो आप समझिए कि आर क्रॉस एफ होता है, तो आर वेक्टर एफ वेक्टर उनके बीच का एंगल साइन थीटा, साइन थीटा नहीं, मान लेते हैं साइन अल्फा, जो भी एंगल आप मानना चाहें मान सकते हैं। इसलिए अल्फा माना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, यहाँ पे कहीं पे थीटा भी बोला गया था, ये वाला ये नहीं है, ये दूसरा चीज़ है थीटा। अभी मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ ये देखना है, मतलब ये अल्फा है। तो ठीक है, अल्फा है, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा क्या है बच्चों, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर एक्स है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 180 डिग्री है। साइन जीरो या साइन 180 डिग्री, जो कि आपको पता ही होगा जीरो ही होता है, तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है। तो ओवरऑल टॉर्क देखा जाए तो टॉर्क तो जीरो है, टॉर्क तो लग ही नहीं रहा है बच्चों, इस फोर्स का टॉर्क ही नहीं आएगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऐसे है, इसका टॉर्क ही नहीं है। टॉर्क नहीं है तो क्या होगा, टॉर्क नहीं है तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। टॉर्क होता क्या है बच्चों, डी एल बाई डी टी होता है। मतलब कि अगर ये जीरो है, मतलब डी एल में चेंज ही नहीं हो रहा है। डी एल क्या है बच्चों, फिर कांस्टेंट है, नॉट चेंज, नॉट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यही तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज ही नहीं हो रहा है। अब ये समझ में आ गया हमें कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट है। ये जो होल बॉडी ऐसे करके प्लेनेट मूव कर रहा है, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम लगने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। हेंस एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ये बहुत बड़ा क्लू मिल गया है ना, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है। बस इतना ही बताना था कि चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे। देखिए जो चीज़ हम अभी बताने वाले थे आपको, मान लेते हैं ये बड़ा सा एरिया स्वेप्ट होगा ना बच्चों, ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सन था, ये सन इतना गंदा क्यों बना हमारे से,
ये सन है हमारे पास, और यहाँ पे सन अवेलेबल है, और यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, ठीक है। ये सन है और एरिया स्वेप्ट कुछ ऐसा हुआ था। एरिया स्वेप्ट कैसे हुआ था बच्चों? ऐसे हुआ था। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि बच्चों ये बहुत छोटा है, मैं दिखाने के लिए लिखा हूँ। ये ऐसा है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा ऐसा है ना, मैं बताने के लिए बस लिखा हूँ। याद रखिएगा ये आर बदल नहीं रहा है, ये आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन आएगा, बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, है ना। ऐसे मान लेते हैं आर वेक्टर ऐसे है, ठीक है। ओके बच्चों, अगर ये सन है हमारे यहाँ पे, ये प्लैनेट मूव कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ से मूव किया इधर की तरफ, इस बार इधर की तरफ मूव कर रहा है। हम मानने के ऊपर है कि इधर भी मान सकते हैं, ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। ये प्लैनेट का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो इस रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा और हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एंगल थीटा जो ले रहे थे किसके वेक्टर, कौन कौन से बीच के एंगल, आर वेक्टर और वी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर यही है, और आर वेक्टर आगे की तरफ बढ़ा दिए तो आर वेक्टर तो यही है। दोनों के बीच का एंगल बच्चों थीटा ले लिए थे, ठीक है, थीटा ले लिए। अब चीज़ें हमको बताना है कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना चला यहाँ से यहाँ तक, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। तो ए बी डिस्टेंस कितना चला है बच्चों, ए बी कितना चला होगा, तो किसी टी टाइम पे पूछा गया है, किसी डी टी टाइम, सॉरी डी टी टाइम पे। डी टी मतलब बहुत छोटा सा टाइम, बहुत छोटा सा टाइम के लिए अगर बोला जाए तो डिस्टेंस अभी बताया ना बच्चों, छोटे से टाइम के लिए क्या होता है, छोटे से टाइम के लिए डिस्टेंस अभी कितना बताया था, वी डी टी होता है। मतलब कि वी वेलोसिटी है उसका और इंटू डी टी टाइम है, सिंपल। हमें ये डिस्टेंस पता चल गया, हमें ये एरिया स्वैप्ट ही तो बताना था, तो हमें ये एरिया स्वैप्ट नहीं बता सकते बच्चों, ये एरिया स्वैप्ट ही तो बताना था। एरिया स्वैप्ट हम आसानी से बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बता सकते हैं। देखिए हमें ये मिल गया, अब हमें ये चीज़ पता है कि ये एंगल थीटा है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा ना, कि छोड़ दें, छोड़ देते हैं बच्चों। देखिए हमें, देखिए अभी आप सोचेंगे ना बच्चों कि हमें ट्राइंगल कौन सा लेने के लिए बोला गया था यहाँ पे, ओ ए बी। अब बोलेंगे कि ओ ए बी ये ट्राइंगल है, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। फिर से बोलना चाहता हूँ कि मैं छोटे से टाइम के ले रहा हूँ, फोर फोर डी टी टाइम। तो डी टी टाइम के लिए क्या होगा, छोटे से टाइम के लिए हम मान लेते हैं ना ये ओ था, एकदम छोटी सी लेना है ना बच्चों, आप समझिए चीज़ों को, ऐसे मान लेते हैं ना ये। तो ये ओ हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ऐसे है। मैं दिखाने के लिए बस बना रखा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और आपको यहाँ पे पता है कि ये वाली जो है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ये पी मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया नहीं लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर इंटू हाइट। हाइट कितना है बच्चों, यही पी है परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके बना सकते हैं। तो एक हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया इस पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हूँ। तो ये होगा कितना परपेंडिकुलर, दिख रहा है हमें, दिख रहा है, क्योंकि आपको ये वाली पता है ना डिस्टेंस, आपको ये वाली डिस्टेंस पता है, ये वाली ए भी पता है, तो ये एंगल पता चल जाता नहीं हो जाएगा। ये थीटा है, तो ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये तो 90 माइनस थीटा ही तो हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है बच्चों। ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये वाला तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये एंगल क्या हो गया है, 90 डिग्री माइनस थीटा, सिंपल। तो इसका ए बी का पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ए बी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ए बी हमारे पास आ रखा है वी डी टी है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब सब कुछ हमारे पास आ गया, अब हम बिल्कुल आसानी से एरिया बता सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, बच्चों साथ साथ चलना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। देखिए ध्यान से, मैं कर रहा हूँ ना भाई, तो आप लोग को सीखना पड़ेगा ना, किसके लिए कर रहा हूँ। हाफ पूरा आर डिस्टेंस कितना है, आर ही है, इंटू ये कितना होता है, पी कितना आया है, वी डी टी साइन ऑफ थीटा, सिंपल। अब हमारे पास एरिया जो ये आया है, ये छोटे से टाइम के लिए कितना आया, छोटे से टाइम के लिए मान लेते हैं छोटा सा एरिया, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा एरिया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, आर वी डी टी साइन ऑफ थीटा अपन 2। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे तिगड़मबाजी लगाना होगा, तो डी ए बाई डी टी कर देते हैं, डी ए बाई डी टी कर देते हैं, इक्वल टू आर वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, डी ए बाई डी टी जो है, मतलब
एरिया स्वैप्ड इन टाइम टी वो कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, ये चीज़ कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान आ रहा होगा, जो पीछे हमने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर टाइप का कुछ याद आ रहा है, एम वी आर होता है ना एंगुलर मोमेंटम। तो उस टाइप का चीज़ यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, देखिए कैसे बन रहा है। इसीलिए मैं बोला कांस्टेंट होता है। इसको नहीं लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी को हम ये नहीं लिख सकते हैं, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम इंटू टू। तो आपको समझ में आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एल। आपको बताया ना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। यहाँ पे तो कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन है कितना ये तो देखना पड़ेगा ना। एंगुलर मोमेंटम है कितना, एम वी आर होता है, मतलब कि एम, आपने पढ़ा होगा ना कि आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर कर देते हैं, तो यहीं पे क्या आ जाता है आर पी साइन थीटा आ जाता है, दोनों के बीच का एंगल, मतलब पी मतलब क्या है मोमेंटम है, तो आर एम भी आ जाता है साइन थीटा, यही तो आता है। साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ये आर और भी के बीच का एंगल है। तो ये रेडियस ये था और भी ये था, दोनों के बीच का एंगल तो थीटा ही है, तो थीटा ही आएगा, तो थीटा हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया बच्चों कि यहाँ से यही चीज़ आ रहा है। ये टोटल क्या बन रहा है, ये टोटल है क्या, ये टोटल एक्चुअली में है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, एल ही तो है, एल वेक्टर मान लेते हैं। तो डी ए बाई डी टी जो आ गया हमारे पास, डी ए बाई डी टी आ गया हमारे पास एल अपॉन टू एम। अब मैं इसका कांस्टेंट क्यों बोल रहा था, डी ए बाई डी टी को हम कांस्टेंट क्यों बोल रहे थे बच्चों, आपको तो मन में सवाल आएगा ही, डी ए बाई डी टी को हम कांस्टेंट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि आपको पीछे ही बताया कि जब टॉर्क जीरो आ रहा है तो मतलब एल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो एल कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट ही होता है, मास तो जो ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये जो क्या प्लैनेट मूव कर रहा है मास एम है, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, इसका मास तो जो है वही रहेगा। तो ओवरऑल जब हम देखें तो डी ए बाई डी टी जो आ रहा है एरिया पर यूनिट टाइम, समय के साथ जो एरिया चेंज हो रहा होगा, समय के साथ यहाँ पे था तो यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो ये एरिया आएगा, तो समय के साथ जो बदलने वाला एरिया है वो कांस्टेंट है। बोलेंगे यहाँ पे तो ये था, यहाँ पे टाइम भी तो ज़्यादा लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में, ये भी तो देखिए, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा क्योंकि कम दूरी चलना है, तो टाइम कम लगेगा तो एरिया कम यहाँ पे आ रहा है। ऐसे चीज़ों को समझिए, है ना बच्चों। तो वो दोनों का जो रेशियो लेंगे ना एरिया पर यूनिट टाइम, जैसे डी ए बाई डी टी लिए हैं तो वो कॉन्स्टेंट आ जाएगा एल बाई टू एम, ये आपको याद रखना है, सिंपल है। मैंने बताया कैसे कैसे आता है, आगे देखते हैं और चीज़ें। ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम, डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि एरियल मास, एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम, ये जो टर्म होता है इट, एरिया पर यूनिट टाइम इज, क्या लिख रहा हूँ मैं, एरिया पर यूनिट टाइम डोंट डिपेंड ऑन द सेंट्रल या बोले सन बोल देते हैं, डायरेक्ट सन ही बोल देते हैं, ऑन सन्स मास, वो सन के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। ये जो सन हम लोग लिए थे उस सन पे डिपेंड ही नहीं करता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पे देख रहे हैं उसका टर्म ही नहीं आ रहा है, कैपिटल एम मतलब जो भी मास उसका होगा उसके टर्म में कुछ नहीं आता है, छोटा सा मास उसका आता है प्लेनेट का। सिंपल सी बात है, ये बहुत ऐसे ही जानकारी मैंने दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं और चीज़। तो दूसरा लॉ बता दिया हमने, तीसरा लॉ और भी सिंपल है, क्या बोलता है, केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बीच में कुछ लॉ दिए थे, इसको हम लोग थर्ड बोल सकते हैं, आप लोग थर्ड बोल दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। सपोज अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब प्लैनेट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, दो ऑर्बिट में घूमता है, एक इलिप्टिकल था एक सर्कुलर था। मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो सन है ये जो घूम रहा है, इसके ऊपर जो घूम रहा होगा कोई प्लैनेट घूम रहा है बच्चों, अर्थ ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन अब की बार घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है तो इलिप्टिकल में नहीं निकाल पाएंगे, है ना, इसीलिए हमने ये ले लिया। ओके, मान लेते हैं कि ये कोई प्लैनेट पी है, ये गोल गोल बच्चों घूम रहा है, ऐसे करके गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो हम उसका टाइम पीरियड नहीं बता सकते, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी करने की है, कैसे, देखिए ये जो प्लैनेट है इससे इसका डिस्टेंस कितना है,
स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या पता है टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब वही समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना हिस्सा, ये पूरा कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर ही तो होता है, पूरा सर्कल टाइप का मान लीजिए 2 पाई आर ही तो दूरी का तय करेगा। तो 2 पाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई समय, टाइम कितना लगेगा, मतलब समय दूरी बट्टा चाल, तो चाल इसका भी वेलोसिटी मान लेते हैं। चाल हमने निकाल लिया। तो अब बस हमें अगर ये पता चल जाए, यही तो नहीं पता है वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है? क्योंकि अंदर की तरफ जो खींचने वाला फोर्स एक ग्रेविटेशनल, बाहर का लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट कर रहा होगा, तभी तो ये इस डायरेक्शन में जा पा रहा है। और ये घूम क्यों पा रहा है? और वो सब चीज़ें तो रोटेशन की हो जाएगी बच्चों, है ना? है ना बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, लेकिन हम वहाँ पे जाकर बैठ जाएंगे तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? दोनों को इक्वेट कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है? वहाँ से हम भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर बच्चों ये घूम रहा है ऐसे, इसका वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर ही तो होगा भाई। ऑब्वियसली ना। इधर एफ ग्रेविटेशनल और इधर की तरफ एफ क्या, सेंट्रीफ्यूगल। तभी तो ये इसका वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, ठीक है। घूमने में मदद इसका कौन सा कर रहा होगा? इधर की तरफ टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंट की तरफ लगने वाला। सिंपल सी बात है। तो कर सकते हैं हम एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे क्या होता है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दूरी है, इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। आर आर यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है, स्मॉल एम भी कट गया। आपको भी का वैल्यू मिल गया यहाँ से, वो आ गया रूट ओवर कैपिटल जी एस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, जो डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसी का यूज कर दीजिए ना बच्चों, इसी का यूज कर दीजिए जो आपके पास मिला है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई भी का वैल्यू कितना है? रूट ओवर कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। अब इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, ऊपर ले जाएंगे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? रूट ओवर आर का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी एम आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ले गया ना आर को। तो इतना आ जाता है हमारे पास। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइम का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम आ जाएगा। और यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है हमें कि टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है आर का क्यूब का, मतलब कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2। तो ये रिलेशन आपको बताता है टाइम पीरियड का, मतलब केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड यही बताता है। मतलब टी का प्रोपोर्शनलिटी आर के साथ कैसे है, डिस्टेंस के साथ कैसे है, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसके साथ कैसे रिलेशनशिप में है, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, करना बिल्कुल ईजी है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्यों मैंने इक्वेट कर दिया है ना? पता होना चाहिए क्यों इक्वेट कर दिया। ऐसे ही नहीं मान लेना है कि ऐसे ही आ गया इक्वेट, बस कर इक्वेट कर देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं, जानना है क्यों किए हैं। इसको अंदर वाली फोर्स लगने वाली बाहर, यहाँ क्योंकि हम यहाँ पे जाकर बैठ गए, बैठने पर क्या होता है? बाहर वाला फोर्स इधर लगता है, अंदर वाला ये है, और कोई फोर्स आपको दिख ही नहीं रहा लगते हुए, और इसको जाना इधर भी वेलोसिटी से है, तो ऑब्वियसली दोनों को इक्वेट कर दीजिए, सिंपल, वो चला जाएगा इधर। और अगर घूमना है आगे जाके तो आगे फिर इक्वेट करेंगे तो फिर इधर घूमेगा, तो डायरेक्शन के थ्रू घूमेगा ऐसे, है ना, टेंजेंशियली है, ऐसे करके घूमेगा। उसमें अभी नहीं जाना है, वो बता चुका हूँ रोटेशन में। आगे चलते हैं, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब एक और चीज़ आपको बोला जा रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ऑर्बिटल वेलोसिटी। पीछे मैंने बताया था कल ही कि वहाँ पे एक होता है एस्केप वेलोसिटी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। याद करिए कल की बात हम बताए थे आपको कि एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है, चीज़ें इतना जोर से नीचे से फेंकते हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाता है, मतलब वो एस्केप कर गया, बहुत दूर चला गया, वो अब आएगा ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी ये बताता है कि ऑर्बिट में घूमता रहेगा, इसका डेफिनेशन ही बताता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत अच्छा काम करता है, ये सबको बाहर नहीं भेजता है, ये कहता है कि तुम नचते रहो हमारे चारों तरफ, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना है तो एस्केप वेलोसिटी होगा, नचते रहना है वहीं पे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो चीज़ें दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारे पास छोटा सा प्यारा सा अर्थ है। तो ये अर्थ अगर हमने बना दिया है तो अर्थ के चारों तरफ कुछ फील्ड होता है, आपको पता होगा। मान लेते हैं इसका फील्ड यहाँ तक है, इसका फील्ड कुछ ऐसे है यहाँ तक, ठीक है। ये कुछ गंदा सा फील्ड बन रहा है मेरे से, ऐसा फील्ड होता है ना कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसा बड़ा सा फील्ड आप समझ सकते हैं, गोल सा है, ठीक है।
उसके ऊपर कुछ ऐसे सैटेलाइट उड़ रहे हैं। ये छोटा सा ऑर्बिट मान लेते हैं अर्थ के ऊपर वाला, जहाँ पे सैटेलाइट उड़ रहा है ना बच्चों। यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो ऐसे करके उड़ रहा है। कुछ सैटेलाइट ऐसा मेरे को बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके v वेलोसिटी से उड़ रहा है। तो यही इसका v जो है ना, यही v इसका ऑर्बिटल है। मतलब ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में गोल गोल जब घूम रहा है, अर्थ से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है, और ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है बच्चों। ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे करके चक्कर काट रहा है ना। तो ये इसके पास कुछ वेलोसिटी है ना v नोट, तभी तो ये घूम रहा है गोल गोल, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन स्केप वेलोसिटी में क्या होता था, हम यहाँ से वेलोसिटी देते थे v स्केप, कि यहाँ से जाते जाते इसके फील्ड के बाहर हो जाता था। इसके फील्ड के बाहर चले जाना मतलब कि यहाँ से मैंने बहुत जोर से फेंका है, v स्केप से फेंका है, v स्केप से फेंका है, तभी वहाँ से बाहर चला जाएगा। ये पूरा इसका फील्ड है, यही है इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का यही, ठीक है। और इससे बाहर चले जाना मतलब स्केप कर जाना। और इसके अंदर है, मतलब अंदर हम कितना भी वेलोसिटी से फेंकें तो इसके अंदर अगर रहेगा तो बच्चों ये गोल गोल ही नचेगा, अंदर तो गोल गोल ही नचेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। निकालना है हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा, नहीं निकाल सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको। सैटेलाइट पे भी क्या होगा, अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स, बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल होगा, बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स एफ सेंट्रीफ्यूगल होगा, अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स एफ ग्रेविटेशनल होगा। कोई बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब अंदर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और अंदर की तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इसलिए है, जब हम अर्थ पे देखते हैं, अर्थ से खड़े होकर देखते हैं, तो यहाँ पे भी अंदर वाले लगने वाला फोर्स है, इसको दोनों को इक्वेट होगा, मतलब दोनों सिमिलर होगा, तभी तो बच्चों ये गोल गोल घूमेगा। लेकिन हम अर्थ से उठकर इसी सैटेलाइट पे बैठे हुए हैं, तो इस पे बैठेंगे तो आपको क्या लगेगा कि हमको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, क्योंकि हम इधर की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे थे तो इधर जाना चाह रहे थे, यहाँ पे थे तो इधर जाना चाह रहे थे। तो ऐसा करके आपको यहाँ इधर की तरफ फोर्स लगेगा, आपको लगेगा कि हमको इधर की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं बस बताने के लिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल को बदल दिया है सेंट्रीफ्यूगल में, और इसी का इक्वेट कर देंगे इधर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करना ही पड़ेगा ना बच्चों। अब आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो कर देते हैं इक्वेट। तो एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल, तो क्या हो जाएगा, अभी ही किया ना बच्चों, अभी तो किया। जी कैपिटल एम था स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये कट जाएगा ये भी, तो भी का वैल्यू यहाँ से आ रहा था रूट ओवर कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। तो आपको ये चीज़ रिजल्ट यही ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से वो घूम रहा होगा गोल गोल, इसी वेलोसिटी से ये गोल गोल घूम रहा है बच्चों, ठीक है। सिंपल है यार, सिंपल है बच्चों। क्या दिख रहा है यहाँ से आपको, दिख रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ रहा है। मतलब कि आर का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ से डिस्टेंसेज बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा ही सकते हैं, यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे ले गया, यहाँ पे नचा दिया गोल गोल। तो जैसे ही आर बढ़ा दिए तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना बच्चों, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें और सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी ऑर्बिटल आपका आ रहा था रूट ओवर जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर तो है ही, लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा है। वी नोट जो है क्या बोलते हैं इसको कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नोट डोंट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड ही नहीं करता है सैटेलाइट के मास पे। सैटेलाइट मास मतलब स्मॉल एम पे डिपेंड ही नहीं करता है बच्चों, ये चीज़ आपको देख रहे हैं, कहीं पे डिपेंड ही नहीं किया, कहीं पे इसमें टर्म ही नहीं आया, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे वी नोट का वैल्यू जो आ रहा है 1/r पे डिपेंड, मतलब प्रोपोर्शनल था 1/√r का। कहीं पे भी आपको अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो पूछ लिया जाए डिस्टेंस देके, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, इतना ही आपको यहाँ पे बताना था। यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपने भी स्केप पढ़ा होगा, वो क्या रहा था, रूट ओवर 2 कैपिटल जी ये डिवाइडेड बाई क्या रहा था मुझे, आर आ रहा था, सॉरी कैपिटल आ रहा था। यहाँ पे भी देखेंगे तो स्केप वेलोसिटी में भी उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, डोंट डिपेंड अपॉन
क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मास। जिस मास को हम यहाँ से फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड ही नहीं करता है चीज़ें, है ना। तो अभी आपको और चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सरफेस ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट है जैसे अर्थ माना था हमने, तो अर्थ से बहुत नज़दीक आ गया ये दूरी बहुत और पास आ गया, मतलब यहाँ पे और पास आ गया है ना बच्चों। तब क्या चीज़ें होगी, सिंपल सी बात है, आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ कि ये इसका आर होता है, अर्थ का रेडियस आर है, और ये इसका हाइट मान लेते हैं, यहाँ से एच हाइट पे उड़ रहा था। टोटल तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच है, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो बराबर ही तो आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे उसको यहाँ पे। किधर गया, हाँ पुट कर देंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर बहुत क्लोज आएगा, मतलब कि v इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर आया था, यही तो आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आपको आर को पुट कर देना है, तो वी नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ओवर कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई ये आर प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे तो आर का वैल्यू ठीक है बच्चों, लेकिन एच का वैल्यू बहुत कम है। एच का वैल्यू आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम बहुत पास आ गए हैं प्लेनेट का, मतलब अर्थ था तो अर्थ के हम लोग बहुत नज़दीक आ गए, वहाँ पे सैटेलाइट उड़ रहा है, तो एच का वैल्यू तो बहुत कम हो गया ना आर के कंपेरिजन में। ठीक है, आर के कंपेरिजन में बहुत कम हो गया, तो अब यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि रूट ओवर, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए ना कि आर का वैल्यू तो बड़ा है एच से, क्योंकि एच छोटा है ना। एच छोटा है क्योंकि हम पास आ गए हैं ना, अर्थ के सरफेस से पास आ गए हैं, यहाँ से चल के हम यहाँ पे उड़ा रहे हैं, सैटेलाइट को हम लोग यहाँ पे उड़ा रहे हैं, तो ये तो बहुत पास, तो एच का वैल्यू कम हो गया, इतना ही बचा, लेकिन आर तो बहुत बड़ा है। तो आर के कंपेरिजन में आर मान लेते हैं कि 64,000 किलोमीटर है, और यहाँ पे एच का वैल्यू 100 मीटर है एच का वैल्यू मतलब 500 मीटर मान लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी ही तो है वो, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसके कंपेरिजन में इसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, ये लगभग इसी के बराबर आएगा, जोड़ेंगे तो आर के बराबर ही आएगा, तो कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि ये होता है वी स्केप, क्या होता है बच्चों, रूट टू टाइम्स ऑफ रूट ओवर कैपिटल जी एम डिवाइड बाई कैपिटल आर। तो पीछे हमारे पास ध्यान से देखिए यही आया था, मतलब स्केप वेलोसिटी में कुछ रिलेशन आ जाएगा, स्केप वेलोसिटी में कुछ रिलेशन आ जाएगा, मतलब कि वी नोट का वैल्यू जो आ रहा है, वी नोट का वैल्यू आ रहा है, वी स्केप क्या होता है बच्चों, रूट टू जी एम बाई आर होता है। ठीक है, तो इसी का यूज कर देते हैं, यहाँ पे यूज कर देते हैं, तो वी नोट का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वी स्केप डिवाइडेड बाई रूट टू आ रहा है, देखिए ध्यान से इक्वेट करिए, इधर इसको उधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से वी स्केप आप बता सकते हैं कितना रहा है, रूट टू टाइम्स वी नॉट, मतलब कि वी स्केप बड़ा होता है, बड़ा ही होगा ना, क्योंकि वो स्किप कर रहा है, मतलब बहुत दूर तक जाकर उसका एज का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वी नोट से तो वो बड़ा ही होगा, मतलब कुछ ज़्यादा वेलोसिटी से उसको फेंकना होगा। ये रिलेशन से भी आप देख सकते हैं। वैल्यू की बात करें आप लोग, तो यहाँ से वी नोट का वैल्यू और भी आप बता सकते हैं, वी नोट का वैल्यू और भी बता सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कीजिए ना कि आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर देंगे तो जी एम बाई आर स्क्वायर जी होता है, तो रूट ओवर जी आर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 6400 किलोमीटर, मतलब 10 के पावर 3। ठीक है, तो ये लगभग आ जाता है, पता नहीं लगभग 7.9 किलोमीटर के आसपास आ जाता है, किलोमीटर पर सेकंड, इतना स्पीड से ये घूमता है। और ऑब्वियसली बात है इसमें अगर हम भी स्केप निकालना चाहिए, कल ही बताया था, वो आता है रूट टू टाइम्स, मतलब रूट टू टाइम्स से हम लोग गुना कर देंगे 7.9 किलोमीटर पर सेकंड में, तो आपको पता चल जाएगा पर सेकंड में कि इसके वेलोसिटी का आंसर जो आता है 11.2 किलोमीटर पर आवर के आसपास, बस पर सेकंड के आसपास, मैं आवर बोल रहा हूँ, पर सेकंड के आसपास आता है। तो ये आपको रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा रिलेशन बनता है दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा रिलेशन बनता है, और यही वैल्यू आता है, आगे हमने बता दिया कि ये वैल्यू और कुछ नहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये और कुछ नहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसमें क्या होता है रिलेशन, वो आपको पता चल गया। आगे और चीज़ें देखते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, अभी मैंने वेलोसिटी बताया, तो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर जो डिस्टेंस पे घूम रहा होगा डिवाइडेड बाई वही समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने पीछे निकाला। बच्चों चीज़ें सिंपल है ना, चीज़ें सिंपल है। ये कुछ प्लेनेट मान लेते हैं, इसके अराउंड कुछ ऐसे घूम रहा है कोई अदर सैटेलाइट, तो इसी का तो टाइम पीरियड पूछ रहा है हमें।
तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान लिया, इसका स्मॉल एम एस, इसका कैपिटल एम एस, इसका आर रेडियस और ये हाइट एच है। चीज़ें सिंपल है। तो यहाँ पे हमें पता है ना कि वेलोसिटी हमारे पास क्या रहा था, रूट ओवर जी एम बाई स्मॉल आर ही आ रहा था। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रूट ओवर जी एम बाई स्मॉल आर। ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड का वैल्यू फिर से आ जाएगा वही 2 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम का होल रूट आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं टी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर का क्यूब का। तो यही तो रिलेशन हमें थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ से मिलता था, वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया। मतलब कि इट इज़ द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू गो वंस अराउंड द अर्थ, मतलब एक बार अर्थ का राउंड मारने में उसका ऐसा टाइम पीरियड आता है, ये आता है। ठीक है, ये आ जाता है बच्चों। ठीक है, काफ़ी आसान है बच्चों, आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी हो रहा होगा। और अगर मैं इसको एच के टर्म में भी लिखना चाहूँ कि हाइट एच है, आर रेडियस है, मतलब एच कब लिखेंगे, जब छोटी सी हाइट आ जाएगा, छोटा सा मतलब एच आ जाएगा। तो ठीक है, एच के टर्म में भी लिखना चाहिए हमें, तो हम आगे जाकर इसको लिखते हैं। मतलब आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है आर प्लस एच, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर प्लस। अब देखने वाले हैं बच्चों कि स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच हो जाए तब कैसे वेरी करेगा। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच आ जाए, है ना, कैपिटल आर प्लस एच आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल आर यहाँ था, तो ये आर और ये एच जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे वही रखते हैं, क्योंकि उसके टर्म में भी तो लिखना होगा हमें, तो बस लिखने के लिए हम ला लेते हैं। तो हमारे पास पता है कि भी का वैल्यू क्या आया था, वेलोसिटी तो था वो, जो सॉरी टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड था। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पाई रूट ओवर, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर प्लस एच का होल क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी एम था। अब जी एम था तो बच्चों आपको पता होगा कि स्मॉल जी का वैल्यू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ना, यहाँ पे हम रख सकते हैं जी एम का वैल्यू जी आर स्क्वायर गुना करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम रख दें, रख देते हैं, क्योंकि हमें स्मॉल जी का भी वैल्यू लाना होगा उसके टर्म में। बोलेंगे आपको कैसे पता चला गुरु जी, तो बच्चों मैं देखा था पहले तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तभी तो मैं बता पा रहा हूँ। इसीलिए अब आपको इसे डायरेक्टली नहीं याद आएगा ना, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ उसके बारे में, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कुछ रिलेशन हम बना सकते हैं कि 2 पाई रूट ओवर आर प्लस एच कर देते हैं और आर प्लस एच अपॉन आर कर देते हैं जी, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दोनों को टर्म को ला देते हैं, मतलब आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। कुछ इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो वही चीज़ आ गया। तो 2 पाई रूट ओवर आर प्लस एच लिख दिया हमने डिवाइडेड बाई जी लिख दिया इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर कर दिया, है ना। सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसे तो कर ही सकते हैं। चीज़ों को बस इधर उधर अरेंज करना है हमें, तो हमने अरेंज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 2 पाई, फिर से यहाँ पे अगर आर कॉमन ले लिया जाए, मतलब कि फिर से अगर हम यहाँ पे आर कॉमन ले लें, आर अपॉन जी ला दें, तो अंदर क्या बचेगा फिर से 1 प्लस एच अपॉन आर, और पहले से भी था 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का होल पावर 3/2। क्यों, क्योंकि 1/2 था पहले से और ये 3 आ गया, तो गुना करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है, जब हाइट हम लोग को एच लेना पड़ेगा तब ये आ जाएगा। ठीक है, तब ये आ जाएगा बच्चों। काफ़ी आसान है यार, हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ठीक है, तो वही टाइम पीरियड नियर बाई सैटेलाइट के लिए। नियर बाई सैटेलाइट मतलब क्या हुआ, नियर बाई सैटेलाइट मतलब वही वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखे थे, 2 पाई। मैं बार बार वेलोसिटी क्यों लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड लिख रहा है। तो वही टाइम पीरियड इक्वल टू क्या था, 2 पाई रूट ओवर आर डिवाइडेड बाई क्या था बच्चों, एक सेकंड मैं भूल जाता हूँ बच्चों, मैं भूल जाता हूँ, आर क्यू बाई जी एम था, आर क्यू बाई जी एम था, आर क्यू बाई जी एम था। तो यहीं पे वही बात है, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच रख देंगे तब क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी वो देखते हैं। 2 पाई रूट ओवर, फिर से वही काम करना है, आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। तो बोल रहा है कि टाइम पीरियड नियर बाई सैटेलाइट, नियर बाई सैटेलाइट का मतलब हो गया कि वो अर्थ के पास आ गया है बहुत ज़्यादा, मतलब एच का वैल्यू कम हो गया। एच का वैल्यू कम का मतलब कि एच का वैल्यू बहुत बहुत कम हो गया आर से। जब बहुत कम हो जाता है तो हम आर ले सकते हैं, मतलब एच प्लस आर भी आर के ही बराबर होगा। आर का वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे पास 10 लाख है, 10 लाख में मैंने एच का वैल्यू 1 रुपये जोड़ दिया, तो 10 लाख 1 रुपये और 10 लाख में ज़्यादा अंतर नहीं है,
समझे? क्योंकि 10 लाख रुपये में 1 रुपये जोड़ दिए तो यार क्या बोलेंगे, हमारे पास 10 लाख 1 रुपये है, 10 लाख ही बोलिए, क्योंकि 1 रुपये उसमें वैल्यू ऐड करेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा ना, बात ये है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2π√r² आ जाएगा अपॉन GM आ जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं आप लोग। आपको पता होगा 2π यहाँ पे r³ आ गया, मतलब GM/r² क्या होता है बच्चों, तो फिर r/g आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, एक r बच गया, वो g आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि टाइम पीरियड का वैल्यू जो आ रहा है वो g पे डिपेंड कर रहा है, r पे भी डिपेंड कर रहा है ना, ये सब पे। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r/g। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों कि हम जो प्लैनेट ले रहे हैं उसका रेडियस कितना है, और यहाँ इस प्लैनेट पे जी का वैल्यू क्या है ना, जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू चेंज होता रहता है ना सब जगह पे, तो वो डिपेंड करता है जी पे भी। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड नियर बाई सेटेलाइट ये होता है, इस पर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है बच्चों। आगे देख लेते हैं, तो हाइट ऑफ सेटेलाइट क्या होगा, ये भी काफ़ी आसान है। तो हाइट अभी तो बता सकते हैं ना, हाइट बता सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो किए थे इसी का उल्टा कर दीजिए, ये वाली का, है ना, इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं तो हाइट हमारे पास नहीं आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या था हमारे पास, 2π√r+h था, डिवाइडेड बाई हमारे पास GM था। तो हम कुछ करेंगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, मतलब t² इक्वल टू 4π² इंटू r+h3 रहेगा, यहाँ पे GM हो जाएगा। तो यहाँ पे r+h3 आप लोग कर सकते हैं, ये चीज़ें कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा t² GM डिवाइडेड बाई 4π²। यहाँ पे लिख सकते हैं r+h का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, t² GM डिवाइडेड बाई 4π² के पावर में 1/3। और यहाँ से फिर आप लोग इसको हटा के इधर से, मतलब यहाँ से h निकालना था तो हम यहाँ से -r कर देते हैं इधर ले जाके, सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं h का वैल्यू आपके पास आ गया, हाँ, h का वैल्यू आपके पास आ गया बच्चों। याद नहीं करना है ना, याद करने चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगे, बस चीज़ों को समझना है, ये चीज़ आपको पता है तो आगे ये चीज़ कर लीजिए, ऐसे समझना है, ये करना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट हम ऐसे करके निकाल सकते हैं अगर आ जाए तो। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये भी काफ़ी आसान है। जियो स्टेशनरी मतलब कि स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और जियो मतलब जियो का सिम, नहीं जियो का सिम नहीं लेना है, जियो मतलब होता है ज्योमेट्रिकल, जो हम लोग ज्योमेट्रिकल चीज़ें देख रहे हैं, जो स्पेस में सारी प्लैनेट्स सैटेलाइट्स को, वो ज्योमेट्रिकल चीज़ें होती है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ कुछ सैटेलाइट ऊपर, अर्थ के ऊपर। सैटेलाइट विच इज अपीयर्स स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोला जाता है। ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नॉन एज पार्किंग सैटेलाइट। ये बोल रहा है कि ये मान लेते हैं हमारे पास अर्थ है, और इसके ऊपर जो ऑर्बिट में घूम रहा है ना बच्चों, ये ऑर्बिट में घूम रहा है, ये अर्थ है, और अर्थ से मास एंड रेडियस आर, ये अर्थ से किसी डिस्टेंस पे, स्मॉलर डिस्टेंस पे, ये कोई सैटेलाइट है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये कोई सैटेलाइट है, ऐसे घूम रहा है, और ये इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है कि ये अर्थ भी तो अपने एक्सिस पे, आपको पता होगा ना, अर्थ अपने एक्सिस पे ओमेगा से घूमता है, आपको पता होगा, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमता है, 24 घंटे में एक बार रोटेट कर जाता है, रोटेट करता है, उसके वजह से दिन और रात हमारे पास हो जाती है। लेकिन यही ओमेगा इसका भी हो जाए, सॉरी इसका नहीं, ये सैटेलाइट का मतलब इसके घूमने का स्पीड, अर्थ का घूमने का स्पीड, ऐसे समझिए, ये अर्थ का ऐसे घूमने का स्पीड, अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसी के ऊपर ये अर्थ है, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, और इसी के ऊपर ये ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, देखिए ऐसे, ये सैटेलाइट है, ये पेन क्या है, सैटेलाइट है, और ये अर्थ है। तो अर्थ अगर ऐसे घूमता है तो ऐसे हो जाता है, देखिए दोनों सेम घूम रहा है, ऐसे ऐसे। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है, रोटेट ऐसे किया तो ये भी ऐसे घूमा, ये भी ऐसे, है ना बच्चों, देखिए दोनों सेम, अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अर्थ ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे, और ये सैटेलाइट इसके रोटेशन के अबाउट घूम रहा है ना, इसके रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना अपने एक्सिस पे, तो उसी के अबाउट ये भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा। आ रहा है समझ में आपको? तो इसका जो घूमने का होगा, जो ऐसे करके ओमेगा, वही ओमेगा इसका भी हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल सी बात है बच्चों। मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो आपको क्या लगेगा, ये तो रुका हुआ है। सैटेलाइट ऊपर ऐसे देख रहे हैं, वो सैटेलाइट तो रुका हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जितना स्पीड से इधर घूम रहे हैं वही सैटेलाइट ऊपर ऐसे उतना ही से घूम रहा है। हम ऐसे घूम रहे हैं, ये भी ऐसे घूम रहा है। अगर आप गोल गोल घूमें, आप ऐसे करके गोल गोल ऐसे ऐसे खुद को घुमाएं, और आप ऐसे अपने हाथ को ऐसे देखते रहें ऐसे, और ऐसे ऐसे घूमें, तो जोर से अगर ऐसे आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हाथ तो रुका हुआ है, क्योंकि हाथ ऐसे आप देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मूड़ी जितना घूम रहा है वही ये हाथ घूम रहा है ऐसे। तो ऐसे क्या लगेगा हमें, ये रुका हुआ, हाथ तो रुका हुआ है, क्योंकि हाथ एक्चुअली में घूम रहा है। तो अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो हमें लगेगा कि ये रुका हुआ है। बस यही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब जो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा सैटेलाइट का, वही प्लैनेट का टाइम पीरियड भी हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, है ना। ओमेगा ऑफ जो सैटेलाइट है वही ओमेगा ऑफ प्लैनेट भी हो जाएगा, है ना। तो चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है, समझना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, कुछ सवाल दिया हुआ है, जल्दी से कर लेते हैं यार। अर्थ सैटेलाइट है, ठीक है, एस है, रेडियस उसका 4 टाइम्स है, मतलब कि रेडियस ऑफ एस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सी, ऐसा करके लिख लेते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एस क्या होगा, तो अभी बताया ना बच्चों, टाइम पीरियड का रिलेशन टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3। सिंपल, तो यहाँ पे कर सकते हैं ना, टी एस का स्क्वायर बाई टी सी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर ही आ जाएगा आर एस का क्यूब डिवाइडेड बाई आर सी का क्यूब। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, आर एस अपॉन आर सी कितना हो जाएगा, यहाँ से आर एस अपॉन आर सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 4 का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे टी एस अपॉन टी सी का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा, तो 4 का क्यूब कर देंगे तो 16 गुने 4 का रूट आ जाएगा, उधर से आ जाएगा ये टी एस अपॉन टी सी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुने 2 मतलब ये 8, तो 8 डेज आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इधर गुना कर सकते हैं टी सी को इधर लाके, तो वही 8 ही आएगा। सिंपल है यार, ऐसे ऐसे सवाल हो सकते हैं। सैटेलाइट ए मास एम है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, हाइट आर है, ठीक है, सेंटर से। अनदर सैटेलाइट बी है जिसका मास 2m है, रिवॉल्विंग अराउंड हाइट 2r। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, मैंने कितने बार बता रखा है, टाइम पीरियड जो है, जो आता है 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे तो ये जो मास दिया है ना, सैटेलाइट के मास पे स्मॉल एम कहीं नहीं है, तो स्मॉल एम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये भुलाने के लिए दिया है, ये इस पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर ये एम और 2m अगर आप लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है, ये तो सैटेलाइट का मास है, इसको नहीं लेना है, वैसे घुमाने के लिए दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो यहाँ पे टी ए बाई टी बी कर देंगे इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर है इक्वल टू आर, पहला का आर है, दूसरा का 2r है, दोनों का क्यूब कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा, और टी ए बाई टी बी आ जाएगा अब 1/2√2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो 1/2√2 आंसर आपका ये हो जाएगा। एम उम लेंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एम नहीं होता है ना, एम तो ये प्लैनेट का मास है, प्लैनेट का मास है ना। और ये जो स्मॉल एम होता है ये होता है सैटेलाइट का, और सैटेलाइट का मास नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा सवाल है, प्लैनेट से रिवॉल्विंग अराउंड द सन इलिप्टिकल शेप में, ठीक है। ये कोई प्लैनेट है, घूम रहा है अपने सन के चारों तरफ, ठीक है, यहाँ से ये दूरी है। तो बोल रहा है कि जो इलिप्टिकल शेप है उसका इक्वेशन ये होता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये गोल गोल घूम रहा है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है टी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन इज एल, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है एल है, सन सन से एंगुलर मोमेंट ऑफ प्लैनेट अबाउट सन, मैंने बोला था ना पीछे सबसे पहले बताया था कि सन के अबाउट इसका एल मान लेते हैं, और ये कांस्टेंट होता है, पीछे ही बताया था मैंने, एल कांस्टेंट होता है, याद होगा तो मैंने इसका वैल्यू बताया था 2 नहीं बताया था, मैंने बताया था mvr साइन थीटा, याद कीजिए, बताया था ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, ये आता है कि और क्या आता है, हमें पता है ये इक्वेशन दे रखा है, आपको पीछे ही बताया है, जो एरिया स्वैप होता है डी ए बाई डी टी, वो होता है आपके पास L/2m, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, हमें क्या करना है ना कि टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, एक बार पूरा स्वैप हो जाता है, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ये पूरा एक बार घूम जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक आने में तभी तो टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा कुछ ऐसा करके, मतलब पूरा एक बार घूमना पड़ेगा। पूरा घूमेगा तो पूरा एरिया स्वैप कितना का हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब यहाँ पे डी ए इक्वल टू L/2m/dt आ जाएगा, और दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये 0 था शुरू में तो एरिया स्वैप नहीं होगा। चलते चलते पूरा एरिया स्वैप कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आना है फिर 2 पाई, सिंपल 2 पाई तो घूम जाएगा, 2 पाई घूम जाएगा, है ना बच्चों। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये पूरा एरिया, तो पूरा एरिया होता है एक्चुअली में कितना है, आप ही बताइए। आप बताइए ना, ये जब इलिप्स होता है, इलिप्स में अगर ये मास पूरा घूम गया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक घूमता था तो एरिया बता देते थे, यहाँ से यहाँ तक घूमता था तो एरिया बता देते थे, ऐसे ही करके ये स्मॉल लाइन मास पूरा घूम गया, तो पूरा एरिया कितना होता है इलिप्स का। इलिप्स का एरिया आपको नहीं पता है बच्चों, एरिया कितना होता है πAB, यही तो होता है। तो यहाँ पे 2 पाई नहीं लिखेंगे ना, 2 पाई मैं क्यों लिख रहा हूँ, 2 पाई तो एंगल हो जाएगा, 2 पाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, है ना बच्चों। 2 पाई क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे πAB एरिया है ना, πAB होता है, ठीक है। और यहाँ पे dt टाइम कितना, 0 से कुछ t टाइम पे, टाइम पीरियड ही तो पूछ रहा है पूरा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो πAB-0 इक्वल टू L/2m इंटू dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t-0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 2m πAB डिवाइडेड बाई L, देख रहे हैं 2m πAB डिवाइडेड बाई L, मतलब हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड इतना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, फिर से एक आसान सा सवाल। सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ विद स्पीड v, सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस आर है, इफ द ऑर्बिट रेडियस डिक्रीज्ड बाई 1%, तो स्पीड क्या होगा। स्पीड आपको पता है ना, स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड घूमने का, जब सैटेलाइट घूमता है तो ऑर्बिटल स्पीड में ही तो घूमता है, और होता क्या है √Gm/r, ठीक है। ये आपको पता है। अगर हमें यहाँ पे रेडियस को घटा दिया गया है, रेडियस को डिक्रीज कर दिया गया है 1%, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, मतलब बच्चों वेलोसिटी फाइनली क्या होगा, स्पीड उसका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज तो ऐसे ही काट दीजिए। कितना इंक्रीज होगा देखते हैं। आपको पता होगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि परसेंटेज चेंज इन v इक्वल टू, ऐसा अगर टर्म दिया रहा है इक्वल टू, जो इसका पावर जो होता है ना, मतलब कैसे लिखूँ यहाँ पे, ऐसे लिखता हूँ पावर ऑफ r इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ, ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ऑफ r। ये फॉर्मूला टाइप आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। कहीं पे अगर ऐसा कुछ आ जाए, अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है किस में, स्पीड में, मतलब किसी टर्म में, इधर वाली टर्म में, और इधर कुछ कुछ दिया है, जीएम तो कांस्टेंट है, इसमें परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों नीचे का ये r चेंज हो रहा है, तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज किस में, वेलोसिटी में। तो v का परसेंटेज चेंज इक्वल टू पावर ऑफ p, पावर ऑफ r, मतलब r का पावर में कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हटा दिया जाए, v इक्वल टू √Gm और नीचे √r, मतलब r के पावर में हाफ ही तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे पावर कितना है इसका, हाफ है, तो हाफ इंटू परसेंटेज कितना हुआ है, 1 का हुआ है, 1% डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5%, मतलब 0.5% से ये इंक्रीज हुआ होगा। हमें तो पहले ही पता है ना कि v का वैल्यू इंक्रीज होगा, कितना होगा, तो 0.5%, 0.5% इंक्रीज होगा। बोलेंगे कि यहाँ पे तो √r है, नीचे है ना, तो नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, तो माइनस का 1/2 आएगा। नहीं, परसेंटेज चेंज में चीज़ों को ऐड किया जाता है, घटाते नहीं है, ठीक है। नीचे हो या ऊपर हो, कहीं पे हो, जो इसका वैल्यू जो ये होगा, नीचे हो या ऊपर हो, कहीं पे डायरेक्ट लिख देना है, 1/2 है, जो भी लिखा है वो डायरेक्ट लिख देना है। तो वो हमेशा ऐड होती है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा ऐड ही होगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक सिंपल है बच्चों, ये तरीका है ऐसे करने का, ये भूलिएगा मत, परसेंटेज चेंज में चीज़ें जोड़ते हैं हम लोग, है ना। ऐसे इसका लिख दिए थे r में, अगर ये दोनों भी बदलता तो प्लस कर देते हैं, पावर ऑफ g इंटू परसेंटेज चेंज इन g, प्लस में पावर ऑफ m परसेंटेज चेंज ऑफ m, अगर चेंज होता तो, लेकिन ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होता है, इसलिए हम उसका नहीं लिया। आगे देखते हैं। तो आगे आने के लिए बच्चों थैंक यू, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आए हैं तो चीज़ों को समझिए, चीज़ों को सीखिए, सीखना ही है ज़िंदगी में, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीख कर चीज़ों को करते जाइए। बोर नहीं होना यार, बोर होकर क्या मिलेगा भाई, मैं कर रहा हूँ ना, तो आप करिए।
करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें करने पर ही कुछ चीज़ मिलती है। ठीक है, तब तक के लिए